स्टैटिस्टिक्स में बेसिक्स वाला पार्ट आप लोगों ने पढ़ लिया था, अपने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए थे स्टैटिस्टिक्स को शुरू करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर स्टैटिस्टिक्स में, जो कि है सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। जो नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में बेसिकली हमें 3 चीजें निकालना सीखना होगा, ठीक है। एक स्टैटिस्टिकल टूल है ये, स्टैटिस्टिक्स की कैलकुलेशन करने में हमें मदद करता है, और बेसिकली हम इसमें 3 चीजें निकालना सीखते हैं, ठीक है। पहली चीज हम सीखते हैं इसमें मीन कैसे निकालते हैं, ठीक है। मीन का अर्थ होता है एवरेज, ठीक है। दूसरा होता है मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन का अर्थ होता है मिड वैल्यू। तीसरी चीज हम निकालना सीखते हैं मोड, मोड का अर्थ होता है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये 3 चीजें हम निकालना इस चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। चलो अच्छा, सबसे पहली चीज तो ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या चीज है, ठीक है। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है कि जो भी आप ऑब्जर्वेशन से इकट्ठा करती हैं अपनी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, ठीक है, जो भी ऑब्जर्वेशन आप इकट्ठा करती हैं अपनी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, तो वो जो ऑब्जर्वेशन है आपकी, वो क्या होता है, कई बार क्लस्टर होने लग जाती है, यानी बिखरने लग जाती हैं, ठीक है। इधर उधर आपको ढूंढने नहीं मिलती है, ठीक है। क्लस्टर करने लग जाती है, बिखरने लग जाती हैं, ठीक। तो ऐसी जो आपकी ऑब्जर्वेशंस है जो बिखर रही है, वो किसी न किसी तरह कलेक्ट होके कहां पे आती हैं, एक सेंट्रल पॉइंट पे कलेक्ट होती है आके, ठीक है। ये जो ऑब्जर्वेशंस है जो क्लस्टर कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं एक जनरल पॉइंट जो कि एक सेंट्रल पॉइंट होता है, उस पे आके क्या करती हैं, सबकी सब कॉन्क्रीट करती हैं, सबके सब क्या करती हैं, इकट्ठा होती है वहां पे, ठीक है। तो वो जो सेंटर पॉइंट जहां पे ये लोग इकट्ठा होती है, वो आपका सेंटर पॉइंट होता है उस डेटा का, ठीक है। और इसी सेंट्रल पॉइंट पे आप क्या करती हैं, इसी सेंट्रल पॉइंट से आप इन डेटा के ऊपर, इन ऑब्जर्वेशंस के ऊपर एनालिसिस करती हैं, और इसीलिए इसको सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है, ठीक है। चलो, तो सेंट्रल टेंडेंसी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कितनी चीजें शामिल है, इसके अंदर 3 चीजें हमें बेसिकली पढ़नी है। पहला तो पढ़ना है हमें कि मीन कैसे निकालते हैं। मीन का मतलब होता है एवरेज, ठीक है। एवरेज कैसे निकालेंगे, चलो, तो सबसे पहली बात की एवरेज चीज क्या है, एवरेज का मतलब आप जानती हो, बताओ। एवरेज मतलब एवरेज किसी नंबर का एवरेज निकालना। कैसे, क्या ये किसी भी नंबर का एवरेज निकालना, ये क्या अर्थ हुआ, कुछ बताओ। अगर एग्जांपल लेके बताना चाहो, एग्जांपल लेके बता सकती हो। हाँ, ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं पता होगी, ये बचपन में बहुत किया एवरेज, ठीक है। हर बार जो पेपर होता है, ठीक है, हर बार स्कूल में जब एग्जाम होता है तो उसके बाद एवरेज निकालती हो बैठ के, कैसे निकालती हो। इसके लिए कोई स्टैट्स पढ़ने की तो जरूरत है नहीं। एवरेज का अर्थ क्या होता है, एग्जांपल लेके बताओ। जैसे अपने मार्क्स से परसेंटेज निकालते हैं। हाँ, वो तो आप परसेंटेज में कैलकुलेट करती हो, ठीक है। वो आप क्या करती हो, परसेंटेज में कैलकुलेट करती हो, ठीक है।
लेकिन उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करती हो ना। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई ना करो तो आपको एग्जैक्ट एवरेज पता चल जाए, ठीक है, कि ऑन एन एवरेज आप कितने नंबर स्कोर कर रही हो सारे सब्जेक्ट्स में। ठीक है मैम। चलो मैं बात करूं कि मान लो आपने इंग्लिश में लाए हो, इंग्लिश में कितने आते होंगे? 40 आते हैं क्या? नंबर 40 आते हैं? नहीं, कितने आते हैं? 10th में कितने आते हैं बोर्ड्स में? 80 आए थे। चलो फिर यहाँ पहले में 60 आएंगे, ठीक है। डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, रियलिटी है थोड़ा। यहाँ पे आपको फील हो रहा होगा कि इंग्लिश काफी ज्यादा हो रही है 11th में, खासकर यहाँ पे शेक्सपियर जो पढ़नी पड़ रही होगी वो उससे भी ज्यादा बोरिंग होगी जो 10th में पढ़ी होगी। शेक्सपियर पढ़नी पड़ती है ना आपको कि नहीं? चलो मान लो आप यानी ना आपके इंग्लिश में 60 मार्क्स आएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स में मान लो आपके आएंगे 88 मार्क्स, कॉमर्स में मान लो आएंगे 94 मार्क्स, और पीएड लिया है, मैथ्स लिया है कि कंप्यूटर लिया है? पीएड लिया है, तो इसमें तो 100 ही आएंगे। फिर 100 से कम क्या आते हैं इसमें? मुझे तो आज तक यही लॉजिक समझ में आया, इसमें सबके 100 कैसे आ जाते हैं। मैंने लिया नहीं था ये, तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ नहीं इस चीज का कि क्या ये सब्जेक्ट इतना इजी है कि हर कोई 100 ले आता है इसमें। चलो और भी कुछ है? कंप्यूटर मैथ्स कुछ है सिलेबस में, या हिंदी और कुछ नहीं है? बस इतना ही है ना। और अकाउंट्स होगा ऑब्वियसली, तो अकाउंट्स में मान लो आएंगे 10 नंबर, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से आप प्रैक्टिस कर रही हो घर पे उस हिसाब से लगती है, ठीक है। तो टोटल हुआ कितना? 500 नंबर, है ना। और आपका क्या है, आप इसको टोटल करोगी तो आएगा 60 प्लस 88 कितना? 148, 148 प्लस 94 242, 242 प्लस 100 342, 342 प्लस 10 352, ठीक है। तो यानी पूरा आपके 5 सब्जेक्ट्स मिला के कितना है टोटल मार्क्स आपके? 500, और 500 में आप कितना स्कोर कर रही हो? 352। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे बताओ कि ऑन एन एवरेज आपके कितने नंबर है, पांचों सब्जेक्ट का मिला के ऑन एन एवरेज आप कितना स्कोर कर रही हो, क्यों ऐसा इंसान क्यों जानना चाहता है? क्योंकि आपके में क्राइटेरिया होता है ना कि अगर आप मतलब आईसीएसई में तो मतलब एक क्राइटेरिया होता है कि 90% जो बच्चा ला रहा है वो बहुत ही बढ़िया बच्चा है, 80% जो ला रहा है वो चलो ठीक है, ठीक है, सही है, 70% जो ला रहा है वो एवरेज है, ठीक है, 60% जो ला रहा है वो बिलो एवरेज है, 50% से 60% के बीच जो ला रहा है वो फिर बहुत ही मतलब बहुत ही बिलो एवरेज है, ठीक है, और 40% से 50% के बीच जो ला रहा है वो बहुत ही खराब स्थिति में है। ठीक बात है। ये आईसीएसई में जनरली क्राइटेरिया होता है कि नहीं, इस तरीके से कि हम इस हिसाब से बच्चों की तुलना करते हैं, ठीक है, कि ये जो रेंज है ये सबसे ये अच्छी रेंज मानी जाती है, और ये वाली रेंज एवरेज बच्चों की मानी जाती है, और ये जो रेंज आती है इनको इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज आपसे कोई पूछ रहा है कि कितने नंबर ला रहे हो, ताकि वो आपको ये रेट कर सके कि आप किस कैटेगरी में हो, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगी, ये जो आपके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आए हैं 500 में कितने हैं? 352। इसको आप डिवाइड करोगे कितने, जितने आपके टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है कितने हैं? 5, है ना। तो 5 से डिवाइड करोगे तो आपके कितना आ जाएगा? 70.4, ठीक है। यानी आपके ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स आ रहे हैं? 70.4 मार्क्स आ रहे हैं।
ऑन एन एवरेज हर सब्जेक्ट में आपके 70.4 मार्क्स है, तो आप किस कैटेगरी में फॉल करती हो? ये एवरेज वाली कैटेगरी में। ठीक है, क्लियर है मैम? अब परसेंटेज के लिए आप क्या करती थी? परसेंटेज आप ऐसे निकालती थी कि 352 अपॉन 500 इंटू 100, इस तरीके से करके आप परसेंटेज निकाला करती थी। वो भी अप्रॉक्स ऐसी ही आती थी 70.4%। ठीक है, बस तरीका थोड़ा अलग है। परसेंटेज निकालने का तरीका अलग होता है कि उसमें आपको टोटल मार्क्स को कंसिडरेशन में लेना होता है, और यहां पे हम टोटल सब्जेक्ट्स को कंसिडरेशन में लेते हैं कि जितने आपके टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके। अकाउंट्स में वाकई इतने नंबर लाओगी का? नहीं बोले हैं ना, मैं क्या अनुसार आप अपने आंसर लिखते हैं। है? नहीं, आप प्रैक्टिस करने नहीं हो तो कैसे नंबर आएंगे? और प्रैक्टिस नहीं करोगी तो अकाउंट्स में नंबर नहीं आ सकते। ये तो मतलब इतना तो आप समझ ही गई होगी इस सब्जेक्ट को। ठीक है, अभी तक आपने बीआरएस के क्वेश्चंस करके नहीं भेजे, कैश बुक के क्वेश्चंस करके नहीं भेजे हैं, जीएसटी के क्वेश्चंस करके नहीं भेजे हैं, कैसे होगा काम? तो एवरेज कुछ इस तरीके से निकाला जाता है, यानी मीन कुछ इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, तो मैंने जो 352/5 किया था ना, तो ये वाला जो पार्ट है यहां पे मैंने जो ये टोटल मार्क्स अपने लिए, ये क्या था मेरा? ये आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स थे ना, टोटल मार्क्स आपके। ठीक है, तो इसको स्टैटिस्टिक्स की भाषा में कहा जाता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, क्या कहा जाता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, और इसको डिनोट किया जाता है सिग्मा एक्स सिंबल से। ठीक है, क्लियर है? ये जो 352 मैंने लिया था टोटल मार्क्स आपके, इसको स्टैटिस्टिक्स में कहा जाता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ये जो आपके नंबर थे 70, ठीक है, 88, 94, 100, 10, ये क्या है? ये सब ऑब्जर्वेशन ही तो है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए ये सब ऑब्जर्वेशन ही तो है। तो इन सारी ऑब्जर्वेशंस का सम करना। ठीक है, हमें क्या करना है? इन सारी ऑब्जर्वेशंस का सम करना है, और इनका जो सम होगा वो कहलाएगा सिग्मा एक्स। सिग्मा वर्ड का मीनिंग ही होता है टोटल, सम। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इन सभी ऑब्जर्वेशंस का सम करना है और उसको यहां पे न्यूमरेटर में लिखना है। ठीक है, और ये नीचे 5 लिखा है, इसको कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स की भाषा में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को किस सिंबल से डिनोट किया जाता है वो आप जानती हैं। किस सिंबल से किया जाता है बताओ? एन से। ठीक है, क्लियर है बात? चलो, तो मेरा मीन निकालने का फॉर्मूला क्या बना? मीन निकालने का फॉर्मूला मेरा क्या बना बताओ? सिग्मा एक्स अपॉन एन, है ना? और मीन को डिनोट किया जाता है एक्स बार से। ठीक, लेकिन इतना ही नहीं है मैम, ये मीन निकालने का फॉर्मूला अलग अलग सिचुएशन में थोड़ा डिफर भी करता है। ठीक है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था ना, सीरीज 3 तरीके की होती हैं। जो हमारे पास सामने सीरीज होंगी क्वेश्चंस में, वो 3 तरीके की होंगी। कौन सी होती है बताओ सीरीज 3 तरीके की? जरा नामकरण करिए उनका। इंडिविजुअल सीरीज, हम्म डिस्क्रीट सीरीज, हम्म ग्रुप्ड सीरीज, हाँ, ग्रुप्ड को ही कंटिन्यूअस कहते हैं, सही है। तो ये 3 तरीके की सीरीज है ना, इन 3 तरीके की सीरीज में हमारा जो फॉर्मूला होगा डिफर करेगा। तीनों में अलग अलग तरीके से फॉर्मूला यूज होगा, थोड़ा बहुत फॉर्मूले में फर्क आएगा उसकी वजह से। ठीक है, और साथ ही साथ जो मीन होता है ना, वो खुद भी 3 तरीके का होता है। ठीक है, मीन इज ऑल्सो ऑफ 3 टाइप्स। पहला तो होता है अरिथमेटिक मीन, जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला दिखाई, ये अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है। दूसरा एक और मीन होता है ज्योमेट्रिक मीन, और तीसरा होता है हार्मोनिक मीन।
ठीक है, ये सब क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, वो बाद में देखेंगे। अब पहली चीज तो ये आपके कोर्स में है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ठीक है, वैसे जहां तक होंगे एक आध न्यूमेरिकल तो होगा इसके ऊपर। ठीक, लेकिन 98% न्यूमेरिकल्स जो मीन के ऊपर न्यूमेरिकल्स है आपकी बुक में और आपके सिलेबस में, वो अर्थमेटिक मीन के ऊपर ही होंगे। ठीक है, क्लियर है मैम? ओके। ओके, कूल। चलो कैरेक्टरिस्टिक अगर देख लें हम, क्या क्या स्टैटिस्टिकल एवरेज, एवरेज निकालने के क्या होते हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह एसेंशियल्स देखते हैं, क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती हैं एक अच्छा एवरेज निकालने के लिए। ठीक है, एसेंशियल्स ऑफ अ गुड एवरेज, एसेंशियल्स ऑफ अ गुड एवरेज। सर आपका एवरेज से मतलब मीन से? क्या कह रही हो? एवरेज बोल के मतलब मीन बोलना चाहते हैं? मैम समझ नहीं आया, फिर से बोलो जरा एक बार। कोई बात नहीं, हाँ, कुछ नहीं। नहीं बोल लो। पता है क्या होता है, आप जब कम सेंटेंस बोलती हो ना तो आवाज बिल्कुल क्लियर आती है, मतलब पूरा समझ में आता है, लेकिन जब पता नहीं जरा लंबा सेंटेंस बोलने लग जाती है तो क्लियर नहीं आता। ऐसा नहीं कि आवाज क्लियर नहीं आ रही, कुछ पता नहीं क्या दिक्कत है कि लंबा सेंटेंस बोलती हो तो ठीक से समझ में नहीं आता, लेकिन जब कम सेंटेंस बोलती हो तो आराम से समझ में आता है। सर ऐसे कैसे हो सकता है? क्या हमारे बोलने में प्रॉब्लम है, हम गलत तरीके से बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा थोड़ी कहा। आखिर बोला किस तरीके से जाता है? तो एक अच्छा एवरेज कैसे निकलेगा? पहले तो सिंपल और रिजिड होना चाहिए वो। ठीक है, सिंपल और रिजिड होना चाहिए, यानी आपके ऑब्जर्वेशन जो हो बिल्कुल सिंपल और रिजिड होने चाहिए। ठीक है, जितने कॉम्प्लेक्स आपके ऑब्जर्वेशन होंगे उतना कॉम्प्लेक्स एवरेज निकालना बन जाएगा। इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, एक अच्छा एवरेज इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। ठीक है, मैंने एक एवरेज लिखा 47.25। ठीक है, तो इसको समझना आसान है, लेकिन अभी मैं लिख दूं 47.32386482186882, ऐसा एवरेज, इसको समझ पाना आसान है क्या? नहीं। तीसरा, सिंपल एंड इजी टू कंप्यूट होना चाहिए। रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ। मैम आप याद नहीं दिलाती इस चीज के लिए, कहीं भूल गए तो आपका फालतू में क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी, तो आप ही का नुकसान होगा उसमें। बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। और जो मेरा दूसरा स्टूडेंट है वो इकोनॉमिक्स पढ़ता नहीं है, वो खाली अकाउंट्स पढ़ता है, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको सेंड नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी नहीं है स्कोप। ठीक है, तो एक जो अच्छा एवरेज होगा वो क्या है, वो सारे ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, यानी उसके अंदर सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस का समेशन होना चाहिए। इसीलिए तो हम सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं कि उसके अंदर सारे ऑब्जर्वेशंस समड अप होने चाहिए। ओके, लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। इसका क्या मतलब होगा मैम बताओ? एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होती हैं पता है? बड़ी बड़ी वैल्यू नहीं,
एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू जो होगी ना वो एक्सट्रीम वैल्यू कहलाती है। ठीक है, तो क्या वो हमारे एवरेज को अफेक्ट कर सकती है? बताओ, क्या लगता है, क्या वो हमारे एवरेज को अफेक्ट कर सकती है जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं? पता नहीं। कर सकती है मैम। ठीक है, अगर स्टार्टिंग वैल्यूज और एंडिंग वैल्यूज कुछ अगर मैंने ऐसे नंबर दे दिए कि स्टार्टिंग वैल्यू है 100 और एंडिंग वैल्यू है 200 और इनके बीच जो नंबर्स हैं वो है 10, 5, 15, 20, तो ये हमारे एवरेज को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगे, क्योंकि आपके मेजॉरिटी ऑब्जर्वेशंस देख लो किसके बीच है, 5 से 20 के बीच है। लेकिन जो आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू है ये बहुत ही बड़ा नंबर है, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है इन नंबरों के बीच। ठीक है, 20 और 100 और 200 के बीच बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अंतर है यहाँ पे नंबरों के बीच, और इसी वजह से, और खासकर जो स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू है बहुत ही बड़ी है मिडिल वैल्यूज से। इसी वजह से क्या होगा, आपका जो एवरेज आएगा वो बहुत ही वेग नंबर आ जाएगा। वेग नंबर इन द सेंस, जरा निकाल के देखो, 100 प्लस 100, 100 प्लस 10 इज 110, प्लस 115, 130, 150, 150 और 350। 350 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5, 58.33। ठीक है, आपका एवरेज क्या आ रहा है? 58.33। जबकि आपके लगभग 95% ऑब्जर्वेशन किस में है? 95% आपके ऑब्जर्वेशन 5 से 20 के बीच है, लेकिन तब भी आपका एवरेज कितना आ रहा है? 58.33, जो कि कहीं 10-15 के आसपास आना चाहिए। 10-15 के आसपास आपका एवरेज आना चाहिए, लेकिन आपका आ रहा है 58.33। क्यों? क्योंकि आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज जो है, स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यूज जो है, वो इतने बड़े नंबर्स है कि इस एवरेज को बहुत ज्यादा पुश कर दिया उन्होंने। ठीक है, ये एवरेज इतना बड़ा क्यों आ रहा है? क्योंकि आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यूज यानी आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज इतनी बड़ी है कि इसने आपकी जो एवरेज है उसको इतना ज्यादा पुश कर दिया है। ठीक है, क्लियर है? देखो, स्टैटिस्टिक्स के सवाल करना इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है अकाउंट्स के सवाल करने जितना, बहुत आसान नहीं है अकाउंट्स में। बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, 99% सवाल आप अपने आप से कर लोगी। ठीक है, और इसी चीज में मेरा फोकस भी रहेगा कि आपको कॉन्सेप्ट बताने का। ठीक है, ऐसा नहीं न्यूमेरिकल्स नहीं करवाएंगे, न्यूमेरिकल्स तो करवाएंगे ही करवाएंगे। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल्स ज्यादातर आप अपने आप ही कर लोगे, आप नोटिस करोगे। 6, least affected by fluctuations of sampling। ठीक है, बहुत ज्यादा सैंपलिंग ना की ऑब्जर्वेशन की, क्योंकि अगर आपने बहुत ज्यादा सैंपलिंग कर दी होगी तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन उसमें बर्बाद हो जाएंगे ना। अगर आपने बहुत ज्यादा सैंपलिंग कर ली होगी तो उसकी वजह से बहुत सारे ऑब्जर्वेशन बर्बाद हो गए होंगे, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन बर्बाद हो गए होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से आपके ऑब्जर्वेशंस वेस्ट हो गए हैं। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस जो आपको करना नहीं पड़ रहा है एवरेज निकालने के लिए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस जो आपको करना पड़ रहा है एवरेज निकालने के लिए, वो क्या होगा? वो आप एक्यूरेटली सम नहीं निकाल पाओगे, और एक्यूरेटली सम नहीं निकाल पाओगे तो एक्यूरेटली मीन नहीं निकाल पाओगे, एक्यूरेटली एवरेज नहीं निकाल पाओगे। क्लियर है? जी सर। चलो, और लास्ट लिमिटेशन, बस इतना ही बहुत है। लास्ट क्या करोगे? ठीक है, एक अच्छे एवरेज निकालने के ये एसेंशियल्स हैं। ये बताओ, न्यूमेरिकल्स में अपने पास से करवाऊं कि आपको, कि आपकी बुक से करवा जाए? मेरे हिसाब से मैं अपने पास से न्यूमेरिकल्स करवा देता हूं, अपनी बुक से आप स्वयं करना। ठीक है, दैट विल बी गुड। नहीं तो आपके बुक में के न्यूमेरिकल्स में सॉल्व कर दूंगा तो आप कहां से न्यूमेरिकल्स करोगे? वैसे भी आपकी बुक में ज्यादा न्यूमेरिकल्स तो है नहीं, एग्जाम्पल्स में थोड़े बहुत हैं और एक्सरसाइज में थोड़े बहुत हैं।
अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज। कितने तरह के स्टैटिस्टिकल एवरेज होते हैं? तो अभी आपको बताया मैंने कि एवरेज कितने तरह के होते हैं। एवरेज कितने तरह के होते हैं? पहला एक बताया था अरिथमेटिक मीन, यह हमें निकालना है। दूसरा सीखना होगा ज्योमेट्रिक मीन। तीसरा सीखना होगा हार्मोनिक मीन। चौथा सीखना होगा मीडियन। और पांचवा सीखना होगा मोड। ये 5 चीजें हमें सीखनी होंगी स्टैटिस्टिकल एवरेज में। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहली चीज यानी अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, इसको सीखने। तो अरिथमेटिक मीन निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था। क्या फॉर्मूला बताया था? एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस यानी सिग्मा एक्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी एन। ठीक है, तो जितने भी हम चीजें यहां पढ़ेंगे, ये 5 चीजें जो पढ़नी है, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, ये जितने भी टूल्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, इनको आपको इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज तीनों के हिसाब से पढ़ना होगा। ठीक है, ये पांचों चीजों को आपको इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज तीनों के हिसाब से पढ़ना होगा। ठीक है, यानी तीनों के हिसाब से फॉर्मूले आपको समझने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल सीरीज के ऊपर, यानी अरिथमेटिक मीन इंडिविजुअल सीरीज में किस तरीके से निकाला जाएगा। इंडिविजुअल सीरीज पहले तो क्या होती है बताओ? इंडिविजुअल सीरीज में क्या दिया रहता है? मैम इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? क्या होती है मतलब? इंडिविजुअल सीरीज में क्या रहता है मतलब? फ्रीक्वेंसी गिवन रहती है कि नहीं? नहीं, डिस्क्रीट में होती है। बिल्कुल सही। इंडिविजुअल सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें सिर्फ वेरिएबल्स प्रेजेंट रहते हैं, ऑब्जर्वेशंस आपके सामने होती है। ठीक है, और आपको उन ऑब्जर्वेशंस के आधार पे क्या करना होता है? एवरेज निकालना होगा। ठीक है, आपको खाली उन ऑब्जर्वेशंस के आधार पे एवरेज निकालना होगा। ठीक है, तो इसीलिए इंडिविजुअल सीरीज में जो मीन निकालने का फॉर्मूला होगा वो आपका एग्जैक्टली यही फॉर्मूला होगा जो मैंने ऊपर लिखा है, सिग्मा एक्स अपॉन सिग एन। ठीक है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, तो यानी इंडिविजुअल सीरीज में अगर आपको मीन निकालना है, बस जितने भी वेरिएबल्स दिए हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशंस दी हैं, ठीक है, उन सभी को सम कर दो, उन सभी को सम कर दो, और उसके बाद जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको दे रखी हैं उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, क्लियर है ये? जी। चलो, ये एक्स इक्वल टू से पहले। हाँ, एक्स से पहले ये सिग्मा, इक्वल टू से पहले एक्स बार। एक्स बार को मीन कहा जाता है ना, अरिथमेटिक मीन को एक्स बार से डिनोट किया जाता है। ठीक है,
चलो फिर तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन मैम आपके लिए, नोट करिए। 8 वर्कर्स, फॉर्मूला खोले रहता हूं आपके सामने, आपको हेल्प करेगा। फॉर्मूला क्लियर है ना? क्या करना है? फॉर्मूला क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछो, और डाउट नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। 8 वर्कर्स अर्न द फॉलोइंग इनकम। 8 वर्कर्स अर्न द फॉलोइंग इनकम। सर बोलने से अच्छा भेज दीजिए तब तक। हाँ, बोलने से अच्छा, अरे मैम इतना लंबा नहीं है ना, एक एक लाइन के सवाल है इसमें, क्या भेजा इसको, देख लो। लिख लिया फॉलोइंग इनकम तक? और फॉलोइंग इनकम के बाद जरा ये वाला निशान लगा लेना जो होता है, और उसके बाद इनकम्स नोट कर लो। 30, 36, 34, 40, 42, 46, 54, 62। बताओ आंसर क्या होगा? फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन। आ गया? 43। हाँ बिल्कुल सही है। क्या किया? 30 प्लस 36 प्लस 34 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 46 प्लस 54 प्लस 62, कितना है? सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या आई है? 344। 344। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो बस क्या किया, 344 को 8 से डिवाइड किया और आपका आंसर आ गया कितना? 43। ठीक है, बिल्कुल। सर क्या इसको प्रेजेंट भी इसी तरीके से करना है? नहीं मैम, प्रेजेंटेशन भी इतनी कोई खास नहीं है, आपको बस लिखना है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एन। ठीक है, मीन इज इक्वल टू जो मैंने लिखा था 30 था ना सबसे पहला, 30 प्लस 36 प्लस 34 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 46 प्लस 54 प्लस 62 डिवाइडेड बाय 8, और आखिरी में मीन इज इक्वल टू 43। बस प्रेजेंटेशन के नाम पे भी बस इतना ही है। चलो सेकंड क्वेश्चन लिखो। Pocket allowance of 5 students respectively are pocket allowance of 5 students respectively are
आर के बाद वही ये वाला मार्क, और फिर इनके अलाउंसेस लिखो सबके 125, 75, 150, 175 और 200. फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन. वन 45. 145 सही लग रहा है. बस एक सेकेंड. हाँ मैम बिल्कुल सही है. ठीक है, यहां भी आपको क्या करना है, बस सीधे सीधे 125 प्लस 75 प्लस 150 प्लस 175 प्लस 200, तो आपका सिग्मा एक्स कितना आ जाएगा, यह आएगा 200 प्लस 150 350 350 350 प्लस 125 725, और n है आपका 5, तो बस 725 डिवाइड बाय 5 कर दो, कितना हो जाएगा 145. ठीक है, आपका मीन कितना हो जाएगा 145. चलो, अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट ला रहे हैं मैम. ठीक है, ट्विस्ट क्या है कि ये जो आपने मीन निकालने का तरीका सीखा है इंडिविजुअल सीरीज में, ठीक है, ये जो अर्थमेटिक मीन निकालने का तरीका सीखा है ना आपने इंडिविजुअल सीरीज में, ये है एज पर डायरेक्ट मेथड. पर हर एक सीरीज जो आप अभी आगे देखोगी और उसके अंदर जो मीन मीडियन मोड के निकालने के तरीके देखोगी, उन सब में हर एक सीरीज के अंदर डायरेक्ट मेथड भी होगा, इनडायरेक्ट मेथड भी होगा. ठीक है, तो ये अगर आपको डायरेक्ट मेथड के थ्रू, अगर आपको एग्जाम में कहा गया कि डायरेक्ट मेथड के थ्रू मीन निकाल के बताओ, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करके निकालना होगा मीन. ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में. लेकिन अगर इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू मीन निकालने को कह रहा है, ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू मीन निकालने को कह रहा है, तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस सिग्मा dx अपॉन n. ठीक है, a प्लस सिग्मा dx अपॉन n. सर 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 ये क्या है, ये क्या है वो अभी मैं बताता हूं आपको, लेकिन ये मैं आपको बताता हूं आपको कोई ना कोई क्वेश्चन करवाते हुए. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था आपका जो भी आपने किया. अब ये इंडिविजुअल सीरीज का अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट पूरा हो गया है मैम. ठीक है, आगे आप जितनी भी सीरीज पढ़ोगे ना, जैसे अभी डिस्क्रीट पढ़ोगी फिर कंटिन्यूअस पढ़ोगी, हर सीरीज के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड दो फॉर्मूले होंगे. ठीक है, डायरेक्ट मेथड से अलग फॉर्मूला, इनडायरेक्ट मेथड से अलग फॉर्मूला. तरीका क्योंकि थोड़ा डिफरेंट होता है दोनों का लगाने का. क्या हमसे ऐसा कहा जाएगा क्या कि ये मेथड, अरे दोनों में डायरेक्ट लिख दिया है, क्या हमको बताया जाएगा पेपर में कि डायरेक्ट मेथड यूज करके निकालना है मीन की इनडायरेक्ट मेथड यूज करके निकालना है? हाँ मैम आपको कहा जाएगा. ठीक है, आपको बोला जाएगा कि डायरेक्ट मेथड से निकालो कि इनडायरेक्ट मेथड से निकालो. लेकिन अगर नहीं बता रहा है
कि डायरेक्ट से निकालो कि इनडायरेक्ट से निकालो, फिर आप स्वतंत्र हो डायरेक्ट मेथड लगाने के, अगर वो आपको नहीं बता रहा है, ठीक है। लेकिन अगर बता रहा है तो आपको उसी मेथड से निकालना पड़ेगा जिससे वो कह रहा है। इनडायरेक्ट मेथड को शॉर्टकट मेथड भी कहा जाता है, ठीक। अब पहला वाला क्वेश्चन मेरा क्या था, 8 वर्कर्स थे जिनकी इनकम्स को चाहिए थी ना, 30, 36, 34, 40, 42, 46, 54 और 62, ठीक है। इसको ऐसे लिखने की जगह ऐसे सीधे सीधे लिखते हैं, ठीक है। वर्कर की इनकम कितनी थी, वर्कर की इनकम ही मेरा एक्स है ना, मेरे वेरिएबल्स है ना। स्टैटिस्टिक्स में हम वेरिएबल्स को एक्स टर्म से डिनोट करते हैं, तो बताओ मेरे इनकम से मेरे वेरिएबल्स होंगे ना यहाँ पे, सही बात है कि नहीं। 30, 36, 34, 40, 42, 46, 54 और 62। अब शॉर्टकट मेथड यानी इनडायरेक्ट मेथड में क्या करना होता है ना, ये जो मुझे वेरिएबल्स दे रखे हैं, ये जो वेरिएबल्स दे रखे हैं ना, इसी में से कोई भी एक वेरिएबल सेलेक्ट कर लो, कोई भी इन 8 में से कोई भी एक वेरिएबल सेलेक्ट कर लो और उसको मान लो कि वही मीन है, ठीक है। इन 8 में से कोई भी वेरिएबल को सिलेक्ट कर लो और मान लो कि वही मीन है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं ये जो 40 नहीं गिवन है इसको मान लेता हूं कि यही मीन है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, 40 को मीन अज्यूम कर लिया ना, 40 को मीन अज्यूम कर लिया है, तो ए उसको डिनोट किया जाएगा ए सिंबल से कि मेरा अज्यूम्ड मीन है 40, ठीक है। तो यहां जो मैंने ए लिखा है ना, ए का मतलब क्या होगा, ए का मतलब होगा अज्यूम्ड मीन, जो मैं मीन अज्यूम कर रहा हूं। चलो अब इसके बाद मुझे निकालना होगा dx। dx का मतलब क्या होता है, dx का मतलब होता है डिविएशन फ्रॉम x। डिविएशन फ्रॉम x यानी x से वो वेरिएबल, x से वो कितना दूर है, ठीक है। डिविएशन फ्रॉम x का क्या मतलब है, x से वो चीज कितना दूर है, x यानी वेरिएबल, ठीक है। तो dx निकाला कैसे जाता है, x माइनस ए करके, ठीक है। ये dx निकाला कैसे जाता है, x माइनस ए करके, ठीक है। अब याद रखो कि हमें सिर्फ यहां पे डिविएशन निकालना है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि हमें यहां पे क्या करना है कि डिविएशन निकालना है, चलो। तो x से डिविएशन निकालना है, dx का मतलब क्या है, x से हमें डिविएशन निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, x माइनस ए करके, ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यू क्या है x पे 30, तो हम क्या करेंगे 30 माइनस 40, तो हमारा आंसर कितना आएगा माइनस का 10। दूसरी वैल्यू क्या है 36, तो हम क्या करेंगे 36 माइनस 40 यानी माइनस का 4, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है 30 माइनस 40, यहाँ पे क्या किया है 36 माइनस 40, क्यों, क्योंकि 30 और 36 क्या है x और a हमारा क्या है 40, ठीक है। फिर 34 माइनस 40 यानी माइनस का 6, फिर 40 माइनस 40 यानी 0, फिर 42 माइनस 40 यानी 2, फिर 46 माइनस 40 यानी 6, फिर 54 माइनस 40 यानी 14, फिर 62 माइनस 40 यानी 22। इसके बाद हम इस dx का टोटल कर लेंगे और dx का जो टोटल होगा ना उसी को कहा जाएगा सिग्मा dx, ठीक है। यहां पे मैंने क्या रखा है न्यूमरेटर में सिग्मा dx, तो सिग्मा dx क्या है dx का टोटल, और dx क्या है डिविएशन फ्रॉम x, ठीक है। क्लियर है बात, बताओ। जी सर। बस अब dx का टोटल कर डालो, सिग्मा dx निकाल लो,
तो ये कितना आएगा 8, पॉजिटिव वैल्यूज कितनी है 8 और 14 22 22 प्लस 22 प्लस का 44, माइनस में कितनी वैल्यूज है माइनस में है 20, तो 44 माइनस 20 कितना होगा 24, ठीक है। तो सिग्मा डीएक्स कितना है 24। तो मेरा फॉर्मूला क्या था हाँ ये आपने 44 को 20 माइनस 44 को 20 मैंने माइनस 2 किया है क्योंकि माइनस ही तो करेगा, मुझे टोटल करना है ना, टोटल करके सिग्मा डीएक्स निकालना है। तो क्या करूंगा माइनस माइनस को आपस में प्लस किया तो कितने माइनस के माइनस 20, और प्लस वाइस वालों को आपस में प्लस किया तो कितना है प्लस 44, प्लस 44 में से माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा प्लस 24 ही तो आएगा, ठीक है। 44 में से 20 घटाओगे तो 24 ही तो आएगा, ठीक है। मीन का फॉर्मूला लगाओ शॉर्टकट मेथड वाला, अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा डीएक्स अपॉन एन। अज्यूम्ड मीन कितना है 40, सिग्मा डीएक्स कितना है 24 और एन कितना है 8। बस इसको पुट कर देते हैं, हो गया। तो 24 और 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3, यानी ये कितना आ जाएगा 40 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 43। समझ गए। तो शॉर्टकट मेथड से इस तरीके से हम मीन निकालते हैं, ठीक है। समझ गए मैडम, कोई डाउट हो तो बताओ। प्लस माइनस होगा तो ये यहाँ पे जो भी प्लस आएगा उसको माइनस करेंगे। आपको मैंने अपने हिसाब से इसको प्लस माइनस किया, आपको बस इसका सम निकालना है कि यहाँ पे जो प्लस माइनस वाले वेरिएबल्स नहीं हो गए हैं तो इसका टोटल कितना आएगा, और इसको टोटल करने के लिए भी तो यही काम करोगी ना कि 2 में 6 को जोड़ोगी, ठीक है, फिर 14 जोड़। हाँ मैं ये पूछ रही हूँ कि जो भी मतलब अगर प्लस का कोई भी नंबर आया और फिर माइनस का कोई भी नंबर आया तो जो प्लस वाला है सॉरी जो माइनस वाला है उसको प्लस से माइनस करेंगे। यहाँ टोटल करते वक्त जो आपने किया आपने 44 को 44 से 20 माइनस किया तो कोई और नंबर भी आता है तो या मानिए कि माइनस नीचे लिखा होता है या प्लस ऊपर लिखा होता है या दोनों माइनस आते हैं सारे माइनस आते हैं। दोनों माइनस नहीं आ सकते मैम, क्या होगा देखो सारे प्लस तब आएंगे जब आप सबसे स्टार्टिंग वाली वैल्यू को ही अज्यूम्ड मीन ले लोगे, यानी 30 को अज्यूम्ड मीन ले लो सारे प्लस आ जाएंगे, ठीक है। ये अज्यूम्ड मीन आपके ऊपर है, आपको चाहे जिसको लेना हो, ठीक है। मैं ज्यादातर बीच वाली वैल्यू को लेता हूं, ठीक है, कैलकुलेशन को जितना ज्यादा एक्यूरेट रखने के लिए, इसलिए। लेकिन अगर आप कोई भी वैल्यू इसमें से उठाओ अज्यूम्ड मीन के लिए वो सही होगी। तो अगर आप सबसे पहली वैल्यू को 30 को अज्यूम्ड मीन उठाती हो तो आपके सारे वैल्यूज प्लस के आएंगे, और अगर आप सबसे लास्ट वाली वैल्यू यानी 62 को एज अज्यूम्ड मीन मानती हो तो सारी वैल्यूज नेगेटिव आएंगी, ठीक है। तो आप ये जानती ही हो कि जब सारे नेगेटिव वालों को जोड़ने लग जाओ, जब सारे चारों तरफ से नेगेटिव साइन वाली चीजें हो, ठीक है, पूरी रो में अगर सिर्फ नेगेटिव साइन वाली चीजें होती तो उनको जोड़ने लग जाती तो नेगेटिव ही आंसर आता, ठीक है, माइनस में। लेकिन जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मौजूद हैं तो पॉजिटिव वालों को आपको अलग जोड़ना है, नेगेटिव वालों को अलग जोड़ना है और फिर आपस में उनको माइनस कर देना है, ठीक है। सारे पॉजिटिव वाले होते तो उनको जोड़ते और फिर पॉजिटिव में आंसर आता। अगर पॉजिटिव वाला नंबर छोटा होता है और नेगेटिव वाला बड़ा होता है तो आपका आंसर नेगेटिव में आता, ठीक है। नहीं मतलब तब भी माइनस करते हैं प्लस, हाँ माइनस तब भी करते लेकिन आपका आंसर तब नेगेटिव में आता। जैसे कि यहाँ पे प्लस 44 की जगह माइनस 44 होता और माइनस 20 की जगह प्लस 20 होता, तो इनको आपस में माइनस करते तो कितना आता है 24।